हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों के लिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में बस इतना सा डिफरेंस है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम क्या करते हैं, मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, जबकि वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। ठीक है, जबकि वहां पर हम क्या कर रहे थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे। तो रूल कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेटल के, वो जैसे एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeCN का होल 6। ठीक है, ये है, इसी को ले लेते हैं K4 FeCN का होल 6। इसका हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि स्टेबिलिटी कहां पर आती है, स्टेबिलिटी वहां पर आती है जहां पर क्या होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स के वो 18 हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी कल कहा था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी हम यही मान रहे थे कि अगर आपके इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर पहुंच जाए तो वो स्टेबल होता है। लेकिन बाद में मैंने बताया भी था, स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। 16 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी वो स्टेबल हो सकता है कॉम्प्लेक्स। ऐसा जरूरी नहीं कि 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन काउंट कैसे करते हैं, बस वो हम फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, काउंट कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं, मैं निकाल के दे चुका हूँ बहुत टाइम पे। ठीक है, अभी आयरन का अगर हम बैलेंस सेल देखें तो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में बनता है वो क्या बनता है आपको पता है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 4s में कितने होते हैं, 2। तो Fe2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो Fe2 पॉजिटिव में आपका 3D में केवल 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है आपके 6 मेटल के, प्लस लिगेंड द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन। तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 लिगेंड कितने डोनेट करेंगे, 12 डोनेट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। तो बस ऐसे ही काउंट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल यही है कि इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। मैंने बताया ना, देखो लिगेंड द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन तो इयान में भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वहां पर बस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे जो मेटल के होते हैं। यहाँ पर हमें केवल और केवल क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। समझ में आ रही बात। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, FeCO का होल 5। ठीक है, अभी आयरन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 2 8। एंड प्लस में आ जाएगा आपका 5 कार्बोनिल है, CO है, कार्बोनिल है, तो 5 कार्बोनिल है, 5 दूनी 10, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 5 लिगेंड है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करते हैं जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही स्टेबल होते हैं, ऐसा जरूर नहीं। PtCl4 की बात करते हैं, PtCl4 2 नेगेटिव की मैं बात करता हूँ, इसमें देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करते, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर भी ये स्टेबल है। यहाँ देख लो, आउटरमोस्ट सेल का देख लो, 2 पॉजिटिव आएगा ना, प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव है तो ये बच जाएगा आपका 3d8। ठीक है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव पर बन जाएगा आपका 3d8, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, और 4 Cl के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं करते हैं, लेकिन काउंट कैसे करते हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल चीज है। बाकी तो सारी की सारी हायर क्लासेस के लिए होती हैं। ठीक है, बस ऐसे वैलिड चीज जो थी मैंने आपको बता दिया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऐसे काउंट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं वो भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने बता दिया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर मैंने काउंट करवाना सिखा दिया। एक आधा नंबर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ ले कभी, लास्ट क्वेश्चन मैंने देखे थे कुछ तो शायद उसमें था, मुझे जहां तक ध्यान है। ठीक है,
अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं, आपके सिलेबस में किस किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं। तो हम फोकस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पर सबसे पहले, कि कितने टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, जिनका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, सबसे पहला आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, नाम लिख देता हूं पहले। ठीक है, पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं धनायन कॉम्प्लेक्स। एक है आपका ऋणायन कॉम्प्लेक्स, उदासीन है, धनायन ऋणायन है, और पांचवा जिसका आपको IUPAC नामकरण करना है वो है सेतु संकुल यौगिक। तो 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनके आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं। यहाँ पे मैं सबको एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। धनायन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। धनायन कॉम्प्लेक्स जिनमें धनायन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनायन कॉम्प्लेक्स जिनमें धनायन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, धनायन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्फीयर के बाहर कौन सा वाला आयन होना जरूरी है भाई। अगर हमें कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन होना चाहिए वो ऋणायन टाइप का आयन होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि Cl3 लिख सकते हैं, कि जैसे हम इसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करेंगे मतलब जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते ही ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होकर के ये कैसा डिसोसिएट होगा, CONH3 का होल 6, और इस पर आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव चार्ज, और यहां से निकल जाएगा आपका 3Cl नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, संकुल पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट्स व्हाई ऐसे यौगिक को, ऐसे संकुल यौगिक को हम क्या कहते हैं, धनायन संकुल यौगिक कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो धनायन संकुल यौगिक में संकुल पर कौन सा चार्ज आता है, धनायनिक चार्ज आता है। अब ऋणायन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऋणायन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये संकुल के बाहर, ये स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज आने के लिए इसमें जो आयन होगा बाहर की साइड, वो कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ K4। इसको डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, वैसे करवा चुका हूं मैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये टूट जाएगा आपका 4K पॉजिटिव में N प्लस FeCN का होल 6, और ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे भी मैंने इसको डिसोसिएट करके बताया था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैंने वहां पे 4 नहीं लिखा था, तो वहां पे काउंटिंग जरूरी नहीं थी, क्योंकि 4 लिखने से वहां पे कोई मतलब नहीं बनता था। वहां पे मुझे बस बताना था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो यही एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें जो संकुल के बीच है आयनाइजेशन नहीं होता है संकुल में, ठीक है, बाहर हो जाता है आयनिक मंडल में, लेकिन जो आपका समन्वय मंडल होता है उसमें कोई भी डिसोसिएशन नहीं होता। ये मैंने आपको समझा। उदासीन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। उदासीन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो स्फीयर होता है, उसके बाहर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो इट मीन्स दैट आयनिक मंडल में कोई भी आयन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ COCl3 NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके स्फीयर के बाहर कोई भी आयनिक मंडल में कोई भी आयन नहीं है, तो आयनाइजेशन तो पॉसिबल है नहीं इसका। तो जब आयनाइजेशन ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये आपका उदासीन कॉम्प्लेक्स है। धनायन ऋणायन कॉम्प्लेक्स में हम ये कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, PtNH3 का होल 4, 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ ऐड हो जाते हैं, एंड PtCl4। इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर करूंगा। सेतु
जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें होता क्या है, दो सेंटर मेटल एटम के बीच में लिगेंड आ जाता है, लिगेंड जो है वहां पे ब्रिज का काम करता है, इसलिए इनको हम सेतु कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार से NH3 का होल 4 CO, एक आ जाएगा ऊपर NH2, नीचे आ जाएगा NO2, यहाँ फिर से आ जाएगा CO, कोबाल्ट है। ठीक है, कार्बोनिल में समझना, NH3 का होल 4 और स्फीयर के बाहर माना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उससे कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये लिगेंड है इन दो मेटल के बीच क्या कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कहते हैं या सेतु संकुल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, धनायनिक ऋणायनिक उदासीन धनायन ऋणायन और सेतु कॉम्प्लेक्स हैं, इन सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बता दिया है। इन्हीं कॉम्प्लेक्स का आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको सबसे पहली बात क्या है, मेजर पॉइंट है, रूल पता होने चाहिए। अगर आपको रूल पता नहीं है तो IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे किसका। अब IUPAC नामकरण करने के लिए रूल आते हैं, वो रूल मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा धनायन कॉम्प्लेक्स, ऋणायन कॉम्प्लेक्स, उदासीन के, धनायन ऋणायन के और ब्रिज जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके मैं IUPAC नोमेनक्लेचर विद एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। तो इससे पहले सबसे मेजर पॉइंट है रूल। IUPAC नोमेनक्लेचर के नियम क्या हैं, उन नियमों के बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे पहला नियम यह है कि जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, फर्स्ट रूल ये कहता है आयनिक संकुलों के लिए, आयनिक संकुल कौन कौन से अभी अभी मैंने बता दिया, धनायन ऋणायन भी आयनिक संकुल है, धनायनिक संकुल है और ऋणायनिक संकुल जो मैंने अभी अभी बताए थे, एक पॉजिटिवली जो चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मैंने बताया था ना, धनायन ऋणायन संकुल, ये तीनों के तीनों आपके आयनिक नेचर के होते हैं। तो जब कभी भी आप आयनिक संकुलों का नामकरण करोगे तो आयनिक संकुलों के नामकरण लिखते समय आप सबसे पहले धनायन का नाम लिखोगे। फर्स्ट किसका नाम लिखा जाता है, फर्स्ट धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं हम, ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी आपके पास आयनिक कॉम्प्लेक्स आएगा तो सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप ऋणायन का नाम लिखोगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया K4FeCN का होल 6। अब मैं आपसे पूछूं इसमें आप सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप नाम लिखने वाले हो धनायन का। अब इसमें धनायन कौन है, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो धनायन आपको मिल जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद प्लस ऋणायन कौन है, ऋणायन ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ऋणायन तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए CONH3 का होल 6 और इस पर कौन सा चार्ज आ जाए, चार्ज नहीं, बाहर से माना कि आपका Cl3 है। ठीक है, अब ये डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है ना ये, तो ये बना देगा आपका, सॉरी ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स ये था, ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, CONH3 और बाहर से आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 Cl नेगेटिव, आंसर रिलीज हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें नाम किसका लिखना है आपको, तो नाम आपको किसका लिखना है, देखो नाम आपका सबसे पहले धनायन का लिखा जाता है, और धनायन का नाम यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे और लास्ट में जाकर के क्लोराइड लिख दोगे। एक बात ध्यान रखना, इसमें नंबर नहीं, देखो जो आयन होते हैं आयनों के नंबर काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, पता चले आपने इसका नाम ट्राई क्लोराइड लिख दिया तो बिल्कुल गलत है। जो आपका आयनाइज हो चुका है उसका नाम केवल और केवल आप नाम लिखोगे, नंबर नहीं लिखोगे। जैसे इसको आप टेट्रा पोटेशियम नहीं कहोगे, इसको आप केवल पोटेशियम कहोगे। उसी प्रकार इसको ट्राई क्लोराइड नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे, क्लोराइड कहोगे। ठीक है, आयंस के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का यूज हम नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखोगे बाद में क्लोराइड लिखोगे, यहाँ पोटेशियम पहले लिखोगे बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसी में मैं एक बात बता रहा था, फर्स्ट रूल क्या कहता है, धनायन का नाम पहले लिखना है, ऋणायन का नाम बाद में लिखना है, उसके बीच में स्पेस छोड़ देना है। यानी जैसे आप धनायन का नाम लिखोगे फिर स्पेसिंग करके फिर जाके आपको ऋणायन का नाम लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करोगे, पहले पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, उसके बाद स्पेस छोड़ के क्या लिख दोगे, क्लोराइड लिख दोगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। जब कभी भी आयनिक कॉम्प्लेक्स आएगा सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, और धनायन और ऋणायन के बीच में
आपको क्या करना है, स्पेसिंग कर लेनी है। लेकिन अगर सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये था COCl3 NH3 का होल 6 सॉरी होल थ्राइस, ठीक है, ये आपका अब क्या है, उदासीन कॉम्प्लेक्स है। तो उदासीन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय आपको स्पेसिंग नहीं देनी है, विदाउट स्पेसिंग इसको आपको लिखना है, यानी कि कोई भी स्थान नहीं छोड़ना, आपको पूरा का पूरा वन वर्ड नेम लिखना है, यूं कह सकते हैं हम। तो धनायन ऋणायन के बीच में स्पेसिंग करनी है, जैसे हम करते ही हैं। यहां पर अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको स्पेसिंग करने की जरूरत नहीं है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु के पास में कौन सा लिगेंड लिखा जाता है, ऋणायनिक लिगेंड लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका है, कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका है कि केंद्रीय धातु परमाणु के सबसे पास में आपका ऋणायनिक लिगेंड होगा, उसके बाद उदासीन होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला लिगेंड लिखना होता है। ये तरीका होता है लिखने का एक्चुअली में, लेकिन बहुत सारी बुक इसको फॉलो नहीं करती है। एक्चुअली में आरबीसी ने भी इस चीज को फॉलो नहीं किया, जहां तक मुझे ध्यान है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है इस टाइम के लिए, क्योंकि आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स का। मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, लेकिन आगे जब भी कभी आप इन फ्यूचर अगर आप लोग जाओगे, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को लिखो, इसका स्ट्रक्चर लिखो, तो आपको स्ट्रक्चर लिखते समय एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, ऋणायनिक लिगेंड लिखना है। उसके बाद आपको नाम नहीं, सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु परमाणु के पास में ऋणायनिक लिगेंड लिखना होता है, उसके बगल में आपको क्या लिखना होता है, उदासीन का, और फिर लास्ट में कौन सा लिगेंड होता है, धनायनिक लिगेंड होता है लास्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा रूल बता दिया। थर्ड रूल, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नामकरण करोगे, अब कॉम्प्लेक्स की बारी आती है, चाहे ये वाला कॉम्प्लेक्स हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, कॉम्प्लेक्स का नामकरण लिखते समय सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, देन आपको मेटल का नाम लिखना है, और उसके बाद मेटल के नाम लिखते ही उसके पास में, ठीक है, अच्छा उसको पास छोड़ो, पास बाद में करेंगे। जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे, और उसके बाद आप क्या किसका नाम लिखने वाले हो, मेटल का नाम लिखने वाले हो, ठीक है। और जो चौथा रूल ये कहता है, फोर्थ रूल बता रहा हूं मैं आपको, फोर्थ रूल ये कहता है कि जो ऑक्सीडेशन अंक होता है ना, जो ऑक्सीकरण अंक होता है, वो आपको मेटल के जस्ट पास में लिखना होता है। मेटल के पास कोष्टक में रोमन अंक में लिखना है, मेटल के पास कोष्टक में किस में लिखना है, रोमन अंक में लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे माना कि आपका सेकंड आ गया तो सेकंड आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। थर्ड आ गया तो थर्ड लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया तो वो आपको रोमन अंक में लिखना है। चौथा रूल समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन अंक जो है वो मेटल के बाद कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक है। पांचवा, जब आप लिगेंड का नामकरण कर रहे होंगे, पांचवा रूल ये कहता है कि जब आप लिगेंड का नामकरण कर रहे होंगे तो लिगेंड में नामकरण करते समय अल्फाबेट्स का ध्यान जरूर रखें। अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता हो, जैसे क्लोरो या क्लोरिडो सी से स्टार्ट होता है और एमीन ए से स्टार्ट होता है, तो पहले आप एमीन लिखोगे, उसके बाद आप क्लोरिडो लिखोगे। ये ध्यान रखना है आपको, अल्फाबेट का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। कि जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो अल्फाबेटिकली ही आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। अल्फाबेट्स का सबसे पहले ध्यान रखना है। ए वाला नाम पहले लिखोगे, बी वाले का नाम बाद में लिखोगे, सी वाले का नाम बाद में लिखोगे, लिगेंड का नामकरण करते समय ये बात ध्यान रखनी है। समझ में आ गई? जैसे एमीन पहले लिखोगे, क्लोरिडो बाद में लिखोगे, या क्लोरो बाद में लिखोगे। अब क्लोरो चल रहा है तो क्लोरो ही लिखना आप लोग, ठीक है। अगर आपके लिगेंड एक से ज्यादा हैं, जैसे ये एक ही प्रकार के लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसे एमीन कितने 3 है, क्लोरिडो या क्लोरो कितने 3 है, तो आपको एक को तो लिखना होता है मोनो, मोनो लिखने की जरूरत नहीं, आप तो एक को जैसा नाम है वैसा लिख दो। अगर 2 लिगेंड है तो 2 को लिखोगे डाई, 2 को क्या लिखोगे डाई, 3 को क्या लिखोगे ट्राई, 4 को क्या लिखोगे टेट्रा, 5 को क्या लिखोगे पेंटा, 6 को लिखोगे हेक्सा। ऐसे आपको संख्या बतानी है। जैसे मैं इसका नामकरण लिख रहा हूं, मुझे एमीन लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, ट्राई एमीन लिखूंगा, ट्राई एमीन के बाद लिखूंगा ट्राइक्लोरिडो या ट्राइक्लोरो, ठीक है, क्योंकि 3-3 नंबर है ना। जैसे यहाँ 6 है तो हेक्सा लिखूंगा, ठीक है। तो लिगेंड अगर एक ही टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा है तो 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें भी एक और बात है,
रूल नंबर, ये कौन सा चल रहा था, पांचवा चल रहा था, ठीक है। पांचवे के बाद रूल नंबर छठा है। छठा रूल ये कहता है अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई मौजूद हो, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या मौजूद हो, डाई ट्राई मौजूद हो, तो उसके लिए आप डाई ट्राई का यूज नहीं करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई मौजूद हो, जैसे ये है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, CH2NH2 और CH2NH2, इसके नाम में पहले ही डाई ट्राई मौजूद है कि नहीं मौजूद है? कैसे? इसका नाम देखो, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, अगर आपको याद हो इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, तो डाई इसके नाम में पहले आ चुका है। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स अगर ऐसा कोई लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई इत्यादि मौजूद हो, तो उसका नामकरण करते समय, उसके नंबर बताते समय, सपोज करो इन का हो थ्राइस आ गया, तो आप ये मत लिखना ट्राई एथिलीन डाई एमीन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नामकरण करते समय आप लोगों को 2 के लिए बिस लिखना होता है, 3 के लिए आपको ट्रिस लिखना होता है, 4 के लिए आपको टेट्राकिस लिखना होता है, 5 के लिए पेंटाकिस, ठीक है, 6 के लिए हेक्साकिस। ऐसे क्या कहा मैंने, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई इत्यादि आ जाए तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 2 के लिए बिस लिखोगे, 3 के लिए ट्रिस लिखोगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे आप लोग नामकरण करते हो। अब सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे इसको लिखना है तो अब मैं इसको ट्राई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन। समझ में आ रही बात है? ट्रिस इथाइलिन 3 है ना, तो 3 को क्या लिखना है, ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन। ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जो ये है ना इथाइलिन डाइमीन, ये बाइडेंटेन लिगेंड है, तो बच्चों के माइंड में एक बात सेट सी हो जाती है कि जो बाइडेंटेन लिगेंड है उसमें द्विन आ रहा है, बाई पहले से आ रहा है, तो बाई पहले से आ रहा है तो बच्चों को लगता है कि उसमें हम बिस का यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ऑक्सिलेटो है C2O4 2 नेगेटिव, तो ऑक्सिलेटो के नंबर माना कि 3 आ गए, तो आप इसको ट्रिस ऑक्सिलेटो नहीं कहोगे, ट्राई ऑक्सिलेटो कहोगे। अब आप कह रहे होंगे क्यों सर, क्योंकि रूल में मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं कि बाइडेंटेन या ट्राइडेंटेन लिगेंड होना चाहिए। मैंने तो ये लिखा है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई इत्यादि आ रहा है, तब जाकर के आपको उसके नामकरण में क्या लिखना है, बिस ट्रिस इत्यादि लिखना है। लेकिन अगर उसके नाम में ऐसा बाई ट्राई डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि नहीं आ रहा है, तो आपको तो जो है संख्या लिखने के लिए मैंने जो तरीका बताया, 2 को डाई 3 को ट्राई, ऐसे लिखना है आपको। यहां तक तो बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और रूल है, रूल नंबर 7। ये रूल आप लोग बार बार देख लेना है एक बार, और उसके बाद रूल लिखने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रूल को बार बार देखने के बाद आपको रूल लिखने हैं, और रूल को लिखने के बाद उनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। 7वां रूल ये कहता है, यदि बाई डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि लिखने से लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाता हो, तो वहां पर भी आपको डाई ट्राई नहीं लिखना है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, CH3NH2, इसका नाम है मैथिलएमीन। क्या नाम है इसका, मैथिलएमीन नाम है। तो अगर आपके पास मैथिलएमीन की संख्या माना कि 2 आ गई, ठीक है, मैथिलएमीन की संख्या माना कि 2 आ गई, और आपने इसको क्या लिख दिया, डाई मैथिलएमीन। भाई आपने देखा कि 2 हैं, तो इसने 2 को हम डाई लिखते हैं, आपने डाई लिख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिलएमीन। एक्चुअली में डाई मैथिलएमीन का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना, तो डाई मैथिलएमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, डाई मैथिल है और एमीन 1 है। तो हमारे पास तो CH3NH2 था, मैथिलएमीन था, और आपने इसकी संख्या 2 होने के कारण इसको डाइमेथिलएमीन लिख दिया, और डाइमेथिलएमीन का फॉर्मूला तो एग्जैक्ट ये होता है। तो क्या ये फॉर्मूला एक दूसरे से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपने गलत लिखा है ना नाम। तो ऐसे नाम, ऐसे लिगेंड जिनके नामकरण में अगर आपने डाई ट्राई लिख दिया और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता हो, तो वहां भी आप डाई ट्राई का यूज नहीं करोगे, वहां भी आप किसका यूज करने वाले हो, बिस ट्रिस इत्यादि का यूज करने वाले हो। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये 7 रूल थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो 8वां रूल है वो मैं आपको बताता हूं। लिगेंड से रिलेटेड रूल है कि अगर आपको लिगेंड के नामकरण करने हैं, अगर आपको लिगेंड के नामकरण करने हैं,
तो 8वां रूल ये कहता है कि लिगेंड का नामकरण करते समय अगर आपका ऋणात्मक लिगेंड है तो उसके अंत में ओ लिखते हैं। वैसे मैं लिगेंड के नामकरण तो आपको करवाए रखे हैं, वो सब नाम लिखवाई रखे हैं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। नेगेटिव लिगेंड के एंड में आपको क्या करना है, ओ लगाना है, ठीक है। जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो, सल्फाइड है तो सल्फिडो, हाइड्राइड है तो हाइड्रिडो, लेकिन क्लोराइड है तो क्लोरिडो ही लिखना था, लेकिन चल क्या रहा है आपका, क्लोरो चल रहा है। आईपीएससी 2004 के बाद क्लोराइड को क्लोरिडो, ब्रोमाइड को ब्रोमिडो लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा लिख नहीं रहे हैं, आपके सिलेबस में भी लिखा नहीं गया है, तो आप क्लोरो ही लिख देना, और लिख भी दो तो साइड में क्लोरिडो भी लिख देना भले दूसरे नामकरण में, बट कोई बात नहीं। बहुत सारे जो अभी भी एजेड प्रोफेसर्स हैं वो भी अभी क्लोरो ब्रोमो ये लेके चलते हैं, तो आप कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी भी तो ऋणायन के नाम के अंत में क्या लगाएगा, ओ लगेगा। धनायन के नाम के अंत में ईएम लगेगा, क्या लगेगा, ईएम लगेगा। जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम लिखवा रखा है मैंने। और अगर उदासीन लिगेंड है तो एज सच नाम होगा, जैसा होता है। जैसे एमीन है तो एमीन ही लिखोगे, जल है तो एक्वा लिखोगे, वो तो स्पेसिफिक नेम है ना, इसीलिए एक्वा लिख देते हैं, ठीक है। वाटर के लिए H2O के लिए, वो तो नामकरण तो मैंने बता रखे लिगेंड के नामकरण, बस एक रूल है तो वो रूल मैंने बता दिया। नाम के एंड में, ऋणायन के लिगेंड के नाम के एंड में ओ लगेगा, धनायन के नाम के एंड में एम लगेगा, और उदासीन का नामकरण एज सच होगा। अब आपको एक और बात बता देता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी वो बता देता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उदासीन है और धनायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या कहा मैंने, अगर कॉम्प्लेक्स उदासीन है या धनायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेटल का नाम एज सच लिखा जाएगा, जैसे होता है वैसे लिखना है, देयर इज नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि संकुल ऋणायनिक है, तो उस समय मेटल के नाम के एंड में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के नाम के अंत में क्या लगेगा, कोबाल्टेट, ठीक है। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, ऐसे 8 लगाना है आपको एंड में। अब आयरन आएगा तो आयरन का क्या लिखोगे, आयरेट नहीं, फेरेट। इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आयरन के नाम में आयरेट नहीं लिखना है, फेरेट लिखना है। सिल्वर के नाम में सिल्वरेट नहीं लिखना है, ऑर्जेंटेट लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिख भी देते हैं। लेड है तो लेडेट मत लिख देना, लेड के नाम जो लेड है उसको हमने प्लम्बेट कहा है, प्लम्बेट। कॉपर को कॉपरेट नहीं लिखना है, क्यूपरेट लिखना है, ठीक है। गोल्ड को गोल्डेट नहीं लिखना है, ऑरेट लिखना है। स्पेसिफिक नाम है ये, ठीक है। टिन को टिनेट मत लिख देना, स्टेनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टेनेट। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने, वैसे मैंने लिखवा रखे हैं नोट्स में। उसके अलावा आप 8 लगाते जाना सबके अंत में, ठीक है। तो ये तो थे आपके रूल जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर सीधे करवाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूल जो है वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।